हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टीच हब में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज चलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 32,679 की तैयारी को और बेहतरीन बनाते हैं। तो जो ये मैंने प्रश्न लिए हुए हैं, सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी 60,000 के प्लस के आसपास जो भर्ती आई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैंने उठा लिए हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं। ये कह रहा है हिंदी की ठा ध्वनि है। ठा ध्वनि मतलब कहना चाह रहा है कि हिंदी वर्णमाला के उच्चारण स्थान से इसने पूछ लिया है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन है तालव्य, दूसरा ऑप्शन है ओष्ठ है, तीसरा ऑप्शन है कंठ, चौथा ऑप्शन है मूर्धन्य। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो हिंदी की वर्णमाला है बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण है टोटल। कितने बच्चों? 52। 52 वर्ण में ये बात कह रहा है कि जो हिंदी के व्यंजन हैं, व्यंजनों का उच्चारण से इसने प्रश्न पूछा है। तो कह रहा है कि पहला है तालव्य। अब तालव्य की बात करें तो तालव्य में कौन से आते हैं? तो तालव्य में आता है जा, छा, जा। पूरा ये समझ लो कि आप चा वर्ग तालव्य हो गया। ओष्ठ जो है, ओष्ठ की बात करें तो पा वर्ग हो गया। कंठ हो गया पहला का वर्ग। और इट मीन्स डी इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात आप समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलें आगे। आगे प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आप पहला ऑप्शन है ए समुद्र आदित्य, दूसरा है मेघ वारिद। बच्चों, यहाँ पे दा बना हुआ है, यहाँ पे दा आप कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे। सरस्वती, वागीश। वागीश मतलब विद्या की देवी। डी है शरीर, कलेवर। मतलब समुद्र और आदित्य, क्या ये इसकी पर्वची मेल खाती हैं? तो आप लोग बोलेंगे नहीं, आदित्य माने होता है सूर्य। क्या होता है बच्चों? सूर्य। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ में आई होगी आप लोगों के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो अब बात करें हम सोरठा छंद की। सोरठा छंद क्या होता है? सोरठा छंद एक अर्धसम मात्रिक है। सोरठा छंद अर्धसम मात्रिक छंद है। इसकी विषम पंक्तियों पहली और थर्ड में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक आप बात समझ पे आए होंगे। तो इट मीन्स राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, 11-11। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अंधा युग किसकी कृति है? तो आप बताएंगे बच्चे धर्मवीर भारती। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो आप बात करेंगे, लिखा है जल की धारा। ये सारे के सारे जो विकल्प दिए हुए हैं, जल की धारा, देश पर निकाला, वन में वास, चंद्र पर प्रकाश, सारे के सारे ऑप्शन तत्पुरुष समास से लिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प अनुचित है, मतलब सही नहीं है। तो जल की धारा, अगर जल की धारा बात करें तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। क्या है बच्चे? संबंध तत्पुरुष समास। अगला है बी देश पर निकाला। ये है बच्चे अनुचित यानी गलत। देश पर निकाला नहीं, ये होता है देश से निकाला। तो इसका आंसर हो गया बी द राइट आंसर। बात आप समझ पाए होंगे। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 52। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? क्या बोला मैंने? घा का उच्चारण स्थान
कौन सा है? तो बच्चों आप बताएंगे गा का उच्चार स्थान कौन सा है? तो आप बोलेंगे कंठ। क्या बोलेंगे बच्चे? कंठ। ठीक है। फिर बोलेंगे घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? बताइए बच्चों, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? अगर हम बच्चों बात करें, यहाँ पे पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है बच्चे? इसका में अव्ययीभाव समास होता है, पहला पद प्रधान होता है। क्या बात करें? पहला पद प्रधान होता है। अब हम बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास बच्चे क्या होता है? द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या बात मैंने बोली? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। तीसरी द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या मैंने बोला? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है द्वंद्व समास। अगला कह रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास बच्चे वो समास होता है जिसमें विभक्ति का लोप होता है। क्या मैंने बच्चे बोला? विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है घुड़दौड़, मतलब घोड़े की दौड़। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ में आई। चलें अगली देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, 66वां प्रश्न है, पशु पांसु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। तो बच्चे आप बोलेंगे, प्रश्न कहना चाह रहा है कि जो शब्द हमारे लिखे हैं पशु पांसु पढ़, इनका अर्थ क्या है? तो आप बोलेंगे जानवर, धूल और मूल। इसका सही आंसर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आ उपसर्ग से बना शब्द, तो आप बोलेंगे अथाह। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है? तो बच्चे बताइए मनोबल में कौन सी संधि है? तो आप बोलेंगे मनोबल में विसर्ग संधि। क्या बताएंगे बच्चे? विसर्ग संधि क्या मतलब? मनोबल, मन आ प्लस बल, यानी इसमें विसर्ग जो आ है उसका लोप ओ में हो गया, तो ये हो गया विसर्ग संधि। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया बच्चे से द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? प्रश्न अगला कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। बी, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, कोई सेंस नहीं। ठीक है बच्चे, अगला कह रहा है आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, बिल्कुल सेंस नहीं बनता। आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसका बच्चे सही आंसर जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? क्या कह रहा है बच्चों? आसन्न भूत को हम समझेंगे तो आसन्न भूत क्या होता है कि जो ये भूतकाल में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। आसन्न भूत बच्चों क्या होता है, अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसन्न भूत जो भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है बच्चे, अब इसमें कह रहा है मोहित स्कूल पहुंच चुका है,
ये बहुत काल में अभी अभी चीज़ों को दर्शा रहा कि कार्य अभी अभी हुआ, मोहित स्कूल अभी अभी पहुंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है। समुच्चय मतलब होता है कि दो कर्ताओं को आपस में जोड़ रहा होता है। जैसे यहाँ पे पहला है, सीता और गीता पढ़ती हैं। इसका सही आंसर हो गया बच्चे, सीता और गीता दो कर्ता आपस में जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। कंजूसी मतलब डी आंसर, कृपण माने ही कंजूसी होता है कि कंजूस, कृपण मीन्स कंजूस। ठीक है, चलो अगला, अगला कह रहा है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। कह रहा है बच्चों गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अब बच्चों बताएंगे गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका आंसर हो गया डी, क्या हो गया बच्चे, गीदड़ी। और जो शब्द हैं ये कोई भी स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न 77 कह रहा है, जो क्रिया अभी अभी हो रही हो, जो क्रिया अभी अभी हो रही हो उसे कहते हैं। तो आप बोलेंगे जो अभी क्रिया हो रही है वो होती है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वो क्रिया अभी काम जारी है, उसका पूरा काम नहीं हुआ है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो बच्चों लोकायतन कृति एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य को पहले तो आप बच्चों ये समझें कि जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार है ये कब से दिया जाता है। तो इसकी जो पहली शुरुआत करी गई थी बच्चों वो 1965 में की गई थी। कब बच्चे शुरू की गई थी, 1965 में। और 1965 के बाद में अगर बात करें हम, 1965 में ही सुमित्रानंद पंत को दिया गया था। ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता है। ये बच्चों बात समझ पा रहे होंगे आप कि सुमित्रानंद पंत सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर बात करें हम 1967 में, तो 1967 में हरिवंश राय बच्चन को मिला है। अगर हम बात करें 1970 की, तो 1970 में से यशपाल को मिला है। यहाँ तक बात बच्चों समझ में आ रही है। तो इसका सही आंसर हो गया सुमित्रानंद पंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। अब समरूपी भिन्नार्थक समझो क्या है। समरूपी मतलब पढ़ने में और सुनने में सेम लगे पर अर्थ अलग हो। बच्चों बात समझ पाए समरूपी भिन्नार्थक की। समरूपी भिन्नार्थक मतलब पढ़ने में और या सुनने में सेम लगे लेकिन उनका अर्थ अलग हो। तो यहाँ समझते हैं, अनुचर नौकर शब्द पढ़ने में ही अलग हैं। अभिनय नाटक सेम नहीं है। अवधि और अवधि, अवधि मतलब बच्चे क्या होता है, अवधि होता है सीमा, एक काल जिसे बोलते हैं, और अवधि होता है एक भाषा। बच्चे यहाँ तक आप बात समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बात बच्चों समझ पा रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करें आगे। आगे बात क्या है बच्चे, आगे प्रश्न कह रहा है मेरा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है चरण कमल में समास है। क्या कह रहा है, चरण कमल में समास है। तो आप बोलेंगे बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो अब बच्चों बताएंगे चरण कमल में कौन सा समास है। तो बच्चों आप बताएंगे कर्मधारय समास। क्या बताएंगे बच्चे, कर्मधारय समास। अब बच्चों कर्मधारय समास क्या होता है, बताइए बच्चों कर्मधारय समास क्या होता है। तो आप बोलेंगे जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। क्या बच्चे बोला, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष, जैसे कि देशांतर, गुरुदेव, परमानंद, महाजन, सज्जन,
बात मेरी यहाँ तक समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सरोज मतलब कमल, जो कि सरोवर में उत्पन्न होता है। तो आप बोलेंगे अरविंद। क्या बोलेंगे बच्चे? कमल मतलब अरविंद। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्ति करने वाली सही कहावत कौन सी है? प्रश्न कह रहा है जिसके विचार स्थिर नहीं होते हैं उसके भाव का क्या है? ढाक के तीन पात नहीं, ढोल के भीतर पोल नहीं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे सी। ठीक है, चलो अगला। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? अगर कबीर के हम दोहे की बात करें, कबीर पंथी की बात करें, तो इनमें देखने को मिलता है मुझे अद्भुत रस। क्या मिलता है बच्चे? अद्भुत रस। तो इसका सही आंसर हो गया ए। क्या हो गया बच्चों? ए। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय एक संज्ञा शब्द है बच्चों। क्या है? संज्ञा। इस संज्ञा का कह रहा है विशेषण क्या है? तो आप बोलेंगे इंद्रिय। क्या बोलेंगे बच्चों? इंद्रिय। ठीक है, अब नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है के लिए किस कारक चिन्ह है? तो आप बच्चों बताएंगे। ये कारक चिन्ह से पूछा गया है। कारक चिन्ह बच्चे 8 होते हैं, उन्हीं 8 में से ही पूछा गया है। ये बच्चों हो गया संपदान कारक। किसकी बात बच्चे? संपदान कारक। ये बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक। चलो अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप बोलेंगे पुल्लिंग शब्द भैया आभार। मतलब आभार व्यक्त किया या आभार व्यक्त किया जाता है। माया, दया और भाषा, ये हमारे तीनों के तीनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है अनुरूप में कौन सा शब्द है? क्या कह रहा है बच्चे? अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? बताएंगे बच्चों अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप मैंने एक बच्चों आपको पहचान बताई थी अभी कुछ देर पहले। अनुरूप मतलब जिस समास में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, या, यावत, हर ऐसे शब्द होते हैं तो वो होते हैं अव्ययीभाव समास। क्या होते हैं बच्चे? अव्ययीभाव समास। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। कौन सा है बच्चों? अव्ययीभाव। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। कह रहा है न 9 किलो तेल होगा न राधा नाचेगी। तो इसका सही आंसर हो गया बच्चों न 9 किलो तेल होगा न राधा नाचेगी। बात बच्चे यहाँ तक समझ में आ रही होगी। इसका ए आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, और बात बाकी हिंदी की मैं क्लास करवाने जा ही रहा हूँ।